इजराइल और फिलिस्तीन दो ऐसे देश जो एक दूसरे के अस्तित्व को नकार देते हैं। दो ऐसे देश जो धर्म के आधार पर, जमीन के आधार पर, अपने अपने अस्तित्व के आधार पर एक दूसरे से लड़ते आते हैं। लेकिन रमजान के महीने में ये लड़ाई जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा शुरू हो जाती है कि इजराइल सही या फिलिस्तीन सही। हालांकि इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में वो अल अक्सा मस्जिद है जहां पर मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप दुनिया की सबसे पवित्र जगहों की बात करेंगे तो उसमें यरूशलेम का ये इलाका जरूर आता है। उसकी वजह है कि एक जगह पर तीन अलग अलग धर्मों की प्रमुख चीजें यहां पर मौजूद हैं। चाहे वो मुस्लिम धर्म की बात कर ली जाए, चाहे वो यहूदियों की बात कर ली जाए, या फिर ईसाई धर्म की बात कर ली जाए। पत्थरों के किनारे बस समंदर किनारे पत्थरों पर बसा ये शहर जो है बड़ा खूबसूरत शहर है। और यहां पर ईसाई धर्म को लेकर बात करेंगे तो सेकुलर चर्च यहां पर मौजूद है। सेकुलर चर्च अपने आप में कहानी है, क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं उनका यह मानना है कि सेकुलर चर्च ही वो चर्च है जहां पर ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। और ईसा मसीह क्रिश्चियंस में सबसे बड़े हैं, उन्हीं को वो पूछते हैं। तो ऐसे में क्रिश्चियंस के लिए इस जगह की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो अल अक्सा मस्जिद और कुबतुल सखरे ये दोनों यहीं पर मौजूद है। और जो ये मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद, इसे मुस्लिम धर्म में लोग मानते हैं कि तीसरी सबसे पवित्र जगह मुसलमानों को लेकर है। इसके साथ ही यहां पर एक शिला मौजूद है जिसको लेकर यह भी मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद जो हैं वो यहीं से जन्नत की तरफ गए थे। और क्योंकि ये मस्जिद परिसर का पूरा इलाका जो है वो यहूदियों के कब्जे में आता है और वो मुसलमानों को अलाउ करते हैं कि आप जाकर यहां पर नमाज पढ़िए या फिर अपना जो भी धार्मिक कार्यक्रम कीजिए। तो उसकी वजह से विवाद जो है वो हर साल बढ़ जाता है। विवाद की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन मुस्लिमों के लिहाज से ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस वजह से मुसलमानों के लिए यरूशलेम जगह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर यहूदियों के लिहाज से बात करेंगे तो यहूदियों का यह मानना है कि इस जगह पर उनका एक मंदिर है जिसकी दीवार के पीछे होली ऑफ होलीज है। उनका यह मानना है कि सबसे पवित्र स्थान जो यहूदियों का है वो यही स्थान है। और दुनिया में यहूदी कहीं भी जाते हैं तो जब वो अपनी पूजा पाठ करते हैं तो वो उसी तरफ देखकर पूजा पाठ करते हैं जो होली ऑफ होलीज की दीवार है। तो ये हमने आपको समझाने की कोशिश की कि दुनिया का जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन है इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के बीच में, वहां पर तीन धर्मों की सबसे प्रमुख जगह है और इस वजह से भी ये जगह जो है बहुत खास होती है। लेकिन ये लड़ाई शुरू कैसे होती? 19वीं शताब्दी के पहले जो ये पूरा इलाका था, इस पूरे इलाके को फिलिस्तीन कहा जाता था। और जो यहूदी लोग हैं वो यूरोप में बिखरे हुए थे। यहूदियों को यूरोप में बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं मिलती थी, मतलब हर जगह उन्हें परेशान किया जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। लेकिन 1917 में जब ऑटोमन एम्पायर का गिराव देखने को, ढलान देखने को मिला था, तब ब्रिटेन की तरफ से एक बेलफोर डिक्लेरेशन का ऐलान कर दिया गया। और ये डिक्लेरेशन जो है यही मौजूदा दौर में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की वजह बना, क्योंकि इस डिक्लेरेशन में इंग्लैंड की तरफ से कहा गया कि हम यहूदियों को उनकी पवित्र भूमि पर दोबारा बसाएंगे। सो आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं कि इस विवाद की बीज जो है वो अंग्रेजों ने डाली है, वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद करवाकर। तो अंग्रेजों की आप इसे स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं कि वो जहां जाते थे दो लोगों को आपस में लड़ा दिया करते थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते थे कि आपस में उलझे रहो और हमारा खेल जो है वो चलता रहेगा। और इस डिक्लेरेशन का असर यह हुआ कि यहूदी दुनिया के किसी भी कोने में थे, लेकिन वो धीरे धीरे यहां पर शिफ्ट होने लगे और फिलिस्तीन की तरफ जब वो रुख करने लगे तो वहां जाकर जमीन खरीदने लगे, जायदाद खरीदने लगे। क्योंकि वो बाहर से आ रहे थे तो पैसे वाले भी थे, तो वो उन्होंने फिलिस्तीनियों को धीरे धीरे यहां से भगाना शुरू कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों का साथ उन्हें लगातार मिल रहा था, टर्किश अंपायर जा चुका था और इसी बीच में लगातार वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहे थे। तभी आ गया सेकेंड वर्ल्ड। अब फिलिस्तीनी जिनकी हैसियत बड़ी मजबूत थी, धीरे धीरे उन्हें वहां से भगाया जाने लगा और इजरायली लोग जो हैं वो फिलिस्तीनियों को भगाने लगे। अब अरब फिलिस्तीनी जब भाग रहे थे तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। बाद में इंग्लैंड की सेना और यहूदियों की सेना ने मिलकर इन्हें रोका, लेकिन बाद में एक माइग्रेशन पॉलिसी बना दी गई कि आप बेवजह ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद यहूदी जो हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी हो गए थे। ये वो दौर था जब राष्ट्रवाद चरम पर था। इटली और जर्मनी जो है वो अपने अपने राष्ट्रवाद को
झंडा बुलंद किए बैठे थे। और इसका असर यह हो रहा था कि इजराइल के जो लोग थे, यानी यहूदी लोग जो थे, जिनका यह मानना था कि यह हमारी जमीन हुआ करती थी और हमें यहां पर जाकर बसना है, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेज बढ़ रही थी। ब्रिटिश सरकार ने इमिग्रेशन पॉलिसी बदली, लेकिन यहूदी कहां मानने वाले थे। और तभी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब शुरुआत होती है उस वक्त जर्मन में मतलब हिटलर, जर्मनी का तानाशाह हिटलर जो था, वो यहूदियों से बेपनाह नफरत करता था। और इस नफरत का असर यह था कि 42 लाख यहूदियों को उसने गैस चैम्बर में मरवा दिया था। आप सोचिए, 42 लाख बहुत बड़ी आबादी होती है उस समय के हिसाब से। तकरीबन उनकी आबादी जो है वो साफ कर दी थी। और इसके बाद जितने भी यहूदी बचे, उन्हें यह समझ में आ गया कि अब हमारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। वो भागे भागे सभी पहुंच गए फिलिस्तीन, और इजराइल की कहानी यहां से शुरू हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि अब लड़ाई जो थी यहूदियों के अस्तित्व की थी। उन्हें लगा कि अब उनका नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा और उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की हार होती है, इंग्लैंड यहां पर आता है, और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अस्तित्व में आता है। इंग्लैंड ने यहां पर यह मामला उठाकर डाल दिया संयुक्त राष्ट्र संघ में। भारत ने भी उस दौरान पाकिस्तान का मामला जो है, वो कश्मीर का मामला, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में डाला था। और भारत और पाकिस्तान को लेकर तो कोई फैसला नहीं आया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस दौरान इस इलाके को लेकर एक फैसला दे दिया। फैसला यह था कि जिन इलाकों में यहूदियों की तादाद ज्यादा है वो इजराइल हो जाएगा, और जिन इलाकों में अरब मुसलमानों की तादाद ज्यादा है उसे वो फिलिस्तीन का नाम दे देंगे। दरअसल ब्रिटेन इस मामले में सक्षम नहीं था, और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो ये पूरा फैसला आया था, ये वोटिंग के आधार पर आया था, जहां पर तमाम देशों ने वोट डाले थे। और इसका असर यह हुआ कि फिलिस्तीन जो पूरा कभी अरब मुसलमानों का था, उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा यहूदियों के पास जाता है, जिसे वो इजराइल का नाम दे देते हैं, और उसके बाद इंग्लैंड ने तुरंत से मान्यता दे दी। ये भी अपने आप में स्पष्ट था कि वो चाहते थे कि इसकी जो अस्तित्व बना रहे, दुनिया में कई देशों से पहले मान्यता दी। दूसरी तरफ आपका फिलिस्तीन था, जहां पर अरब मुसलमानों की आबादी थी। और तीसरा इलाका जो था वो यरूशलेम का इलाका, जिसके बारे में शुरुआत में हमने आपको बताया था कि कैसे वहां पर 3 अलग अलग धर्म के पवित्र स्थल हैं, और इन पवित्र स्थलों पर कब्जा किसका हो, अल अक्सा मस्जिद किसकी हो, वो चर्च किसका हो, या यहूदियों के जो धार्मिक स्थान है वो किसका हो, इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र में कोई फैसला नहीं हो पाया। तो जिसके बाद ये कहा गया कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत चलने वाला इलाका होगा, यानी यहां पर जो काम होगा वो संयुक्त राष्ट्र संघ के हिसाब से होगा, और ये ना फिलिस्तीन का होगा ना होगा इजराइल का। लेकिन ये फैसला संयुक्त राष्ट्र का था, ना इसे फिलिस्तीन मानने वाला था, ना इजराइल मानने वाला था। और तभी हुआ इनके बीच का पहला युद्ध। इजिप्ट, एरिया, इराक और जॉर्डन, ये 4 देश ऐसे थे जिन्होंने इजराइल के अस्तित्व में आते ही इजराइल पर हमला कर दिया। और इजराइलियों को यह समझ में आ गया कि अगर जिंदा रहना है तो युद्ध जीतना पड़ेगा, और इंसान जब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है तो वो कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और यही कहानी इजराइल को लेकर रही। इजराइल ने इन 4 देशों से युद्ध लड़ा, और 4 देशों से युद्ध वो जीत गया। इसके बाद जॉर्डन के पास फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक वाला इलाका था वो चला गया। इजिप्ट जो है वो गाजा पट्टी ले गया, लेकिन फिलिस्तीन का बड़ा हिस्सा, तकरीबन 50% हिस्सा जो है वो चला जाता है इजराइल के पास। अब ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि फिलिस्तीन जो पूरा अरब लोगों का था वो 3 टुकड़ों में बटा। उसके बाद युद्ध होता है, और इस युद्ध में एक बड़ा हिस्सा जो है वो भी इधर चला आता है। इसका असर यह होता है कि 7 लाख फिलिस्तीनी नागरिक ऐसे थे जिन्हें उस दौरान फर्स्ट जब ये वॉर हुआ था 48-49 में, तब शरणार्थी बनना पड़ा। यानी अपने ही देश में जो वो रह रहे थे, अब वो शरणार्थी बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने यहूदियों पर युद्ध किया था और यहूदियों ने उन्हें हराया, और हराने के बाद उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। और ये सिलसिला यहां थमा नहीं, ये सिलसिला यहां से बढ़ता गया। जो फिलिस्तीनी इजराइल के अस्तित्व को नकार रहे थे, अब वो बार्गेनिंग सिचुएशन में आ गए थे। वो चाहते थे कि इजराइल उनसे बात करे और पुरानी वाली कहानी जो है वो लौटा दे, लेकिन इजराइल अब जीत चुका था। लेकिन ये कहानी 1948 की थी। 1967 में इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन जो हैं, ये फिर एक बार मन बनाते हैं कि हम हमला कर देंगे इजराइल पर, और कुछ इलाके जो हमने कब्जे किए हैं उसको हम वापस, उसके अलावा और वापस ले लेंगे। लेकिन इजराइल ये समझ चुका था कि हर बार युद्ध का इंतजार क्यों करना। इजराइल अब
ज्यादा ताकतवर हो रहा था। उनकी यहां भीड़ कम थी, लेकिन वो लोग इनोवेशंस पर ध्यान दे रहे थे। उन्हें अमेरिका से मदद मिल रही थी, हथियार मिल रहे थे, और उनके यहां के लोग जो थे वो फौज में शामिल हो रहे थे। और उसका असर ये हुआ कि 67 में ये सारे देश युद्ध करते उससे पहले ही इजराइल ने हमला कर दिया। और उसका असर क्या हुआ? वो जो वेस्ट बैंक का इलाका था वो इजराइल ने वापस छीन लिया, गोल्डन हाइट छीन लिया, गाजा स्ट्रिप को छीन लिया, सिनाई पेनिनसुला को छीन लिया, और गोल्डन हाइट को भी छीन लिया। बाद में कहा जाता है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की वजह से गोल्डन हाइट जो था उसे उसने वापस कर दिया। लेकिन 6 डे वॉर जो ये थी, इसमें इजराइल ने तकरीबन फिलिस्तीन के पूरे इलाके को कब्जा कर लिया। अब फिलिस्तीनी बेचैन है, फिलिस्तीनी लगातार यहां से जा रहे हैं। ये 6 डे वॉर जो है 1967 की, इसने फिलिस्तीनियों को बर्बाद कर रख दिया। फिलिस्तीनी लगातार उसके बाद से गुजारिश कर रहे हैं कि 1947 में जो समझौता हुआ था, जहां पर यहूदियों की आबादी थी वो इजराइल का, जहां पर मुसलमानों की आबादी थी वो फिलिस्तीन का, उसे वापस कर दिया जाए। लेकिन अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाला इजराइल ताकतवर हो चुका था, और वो सीरिया, मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, इराक, ये 5 देश थे जिनके साथ 6 दिनों तक इजराइल ने युद्ध किया था। और इस युद्ध के बाद उसने गाजा पट्टी को अपने कब्जे में ले लिया, वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में ले लिया। कहते हैं कि 5 लाख शरणार्थियों को फिर यहां से बाहर भागना पड़ा। इसी के बीच में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का निर्माण हो जाता है, और मोसाद जो है वो देश में तो काम करती ही करती है, बाहर जो बॉर्डर किनारे लोग उनके बसे हैं यहूदी, उन्हें भी यहां पर बसाना शुरू करती। तो अब गाजा पट्टी में भी यहूदी आ जाते हैं, और वेस्ट बैंक में भी यहूदी आते हैं। और फिलिस्तीनियों का विरोध इसी बात को लेकर है कि ये हमारी जमीन है, ये वो जमीन है जिस पर कब्जा जो है इन लोगों ने कर लिया था, और इनके दोस्तों ने किया था, मुस्लिम देशों ने किया था। लेकिन अब इजराइल नहीं मान रहा था, और इसका असर यह हुआ कि फिलिस्तीनी जो हैं वो लगातार आक्रामक होते हैं। अब अंतर दोनों में क्या होता है? फिलिस्तीनी जो हैं वो अपडेटेड नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास सिर्फ एक हमास नाम का संगठन है जिसके जरिए वो कुछ तोप गोले दागते हैं। लेकिन जब वो छोटा गोला दागते हैं तो इजराइल जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, वो बड़े बड़े गोले दागता है। तो हमास की जो हमले होते हैं, अगर उसमें इजराइल की एक बिल्डिंग का शीशा टूटता है या 2-4 लोगों की मौत होती है, तो जो उधर से हमला होता है उसमें सैकड़ों की मौत होती है। इजराइल कहता है कि सामने वाले ने हमला किया, लेकिन इजराइल जानता है कि हमला करेंगे तो जो हमला हम काउंटर करेंगे वो बहुत बड़ा हमला होगा, जिसमें फिलिस्तीनी बर्बाद हो जाएंगे। साल 1987 में हमास नाम के संगठन का जन्म हुआ था। इजराइल कहता है कि आतंकवादी संगठन है। हमास और वो जो मुस्लिम देश हैं वो ये मानते हैं कि एक राष्ट्रवादी संगठन है जो अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। फिलिस्तीनी ये मांग करते हैं कि 1947 के हमारे पुराने दिन लौटा दो, लेकिन ऐसा लगता है कि परिस्थितियां जो हैं इन 2 युद्ध से बदल जाती हैं। वो 6 डे वॉर और उसके पहले 1948 में हुई वॉर ने इस पूरे इलाके के सिनेरियो को बदल दिया। एक जमाने में आप मान सकते हैं कि बराबरी का हिस्सा जो था वो इजराइल और फिलिस्तीन के पास था। हालांकि 1947 से अगर पहले आप आते 1930s या 1900 में, तो फिलिस्तीन के पास ये पूरा इलाका था, और अब वो बहुत ही लिमिटेड इलाकों में रह गया है। अब सवाल आता है कि ये जो मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद, यहां पर जाने की इजाजत इजराइल देता, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर रहते हैं, और जब रमजान का महीना चलता है तो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आती हैं। और उसकी वजह यह है कि जो लोग अंदर रमजान में नमाज पढ़ने आते हैं वो आक्रोशित हो जाते हैं, क्योंकि उनके इलाकों में इजरायली फौज है, और इजराइल इंतजार करता है कि ये लोग उन पर हमला करें, जिसके बाद वो अपनी ताकत से हमला करे। और इसी बीच में बीते कई दशकों से, 100 साल से ऊपर तो हो ही चुका है जब ये युद्ध जारी है, और ये दोनों मुल्कों की लड़ाई जो है अंतहीन लगती है। इजराइल कई मुस्लिम मुल्कों से घुरा, लेकिन टेक्नोलॉजी अस्तित्व की लड़ाई में उसने अपने आप को मजबूत किया, और अब उस पर यह आरोप लगते हैं कि वो यहां पर दमन कर रहा है। खैर, जाते जाते 2 सवाल हम आप पर छोड़ जाते हैं। पहला सवाल तो ये कि इस कहानी में किससे आप गलत मानते हैं? उस इजराइल को जो ये कहता है कि ये जमीन हमारी हुआ करती थी, ओटोमन अंपायर के आने के पहले हमें भगा दिया गया था, उनका यह मानना कि यह जमीन उनकी थी, उनका अस्तित्व था यहां पर जिन्हें हटाया गया, और अब अपनी जमीन जब वो वापस ले रहे हैं तो वो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। या वो फिलिस्तीन जो 1900 तक यहां पर पूरी जमीन पर थे और आज अपने ही देश में शरणार्थी बनकर बैठे हैं, या जब वो पत्थर मारते हैं उधर से बम बारूद आता है और उनके बच्चे, उनके लोगों की तस्वीरें जो हैं वो दुनिया भर में चर्चा केंद्र बनती हैं। या ब्रिटेन को मानते हैं जिसने इन दोनों के बीच में एक विवाद को बढ़ावा दे दिया, या उस टर्की को जो यहां पर राज किया करता था, या संयुक्त राष्ट्र को जिसने डिवाइड तो कर दिया
कि ये तुम्हारा, लेकिन उसके बाद नजर नहीं रखी और जब युद्ध होते गए तो फिर बढ़ते हुए कब्जों पर वो खामोश रहा, देखता रहा। खैर जो भी है, इंसानियत को तार तार करने वाली तस्वीरें जो हैं वो हर साल यहां से आती हैं और यही वजह है कि ये विषय काफी जटिल है। हमें लगा कि आसान शब्दों में आपको समझाते हैं ताकि आप भी समझ पाएं इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद क्या है। उम्मीद है इस कहानी को आपने लुत्फ उठाया होगा। अगर समझ में आई होगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी बने रहिए मेरे साथ।